नमस्ते। अंतोगत्वा वक्फ बिल इस संसद के इस बजट सत्र में नहीं आएगा, इस तरह की खबरें आने लगी हैं। हालांकि अमित शाह अभी तक ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम इसको इसी सत्र में लाएंगे, लेकिन शायद लोग तो ये कह रहे हैं बिहार के इलेक्शन का कारण, लेकिन बिहार के इलेक्शन ही का कारण नहीं, बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से वक्फ बिल को शायद आगे पोस्टपोन किया जा रहा है। क्योंकि अब 4 दिन बाकी हैं, 4 तारीख को संसद का आखिरी सत्र है बजट सत्र का, तो 1, 2, 3, 4 दिन चलना है और ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें बिल को पेश करेंगे। खबर यह है कि बिहार इलेक्शन के बाद जो अक्टूबर-नवंबर में होना है नॉर्मल, उससे पहले हो जाए तो अलग बात है, उसके बाद वक्फ बिल को लाया जाएगा। कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि वक्फ बिल क्या है। वक्फ बिल को इस तरह से नैरेटिव सेट किया गया है कि उसमें यह लग रहा है जैसे मुसलमानों के ऊपर एक कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है। वक्फ बिल आ जाएगा तो मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। वक्फ बिल का जो मुझे समझ में आता है कि आम क्या 99% मुसलमानों को इस वक्फ बिल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका फ़र्क ये ज़्यादा पड़ता है कि मुसलमानों को कुछ दिक्कत हो रही है, उसमें भक्त लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। इसका जो सारा नैरेटिव है और जिस वजह से किया जा रहा है कि दिक्कत मुसलमानों को हो रही है तो मज़ा भक्तों को आ रहा है, तो उनको एक तरह से उनका मुंह बंद रखने के लिए, उनको कुछ इसलिए कि उनके पास चीयरिंग के लिए कुछ काम हो, कुछ वो हो, ये सारे काम किए जा रहे हैं। बिहार में लेकिन दिक्कत क्या है कि बिहार में करीब 17.17 करीब 18% मुस्लिम मतदाता हैं। और वहाँ पे ये भी एक फैक्ट है कि पिछले 30-35 वर्षों की राजनीति में और ख़ास करके पिछले 25 साल की राजनीति में एक किसी दल का बहुमत नहीं आ पा रहा है। तो नीतीश जी को बीजेपी अपने साथ लाने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि तभी वो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। अगर बिना जनता दल यू या बिना नीतीश कुमार की इलेक्शन लड़ेगी तो सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी नहीं आएगी। और ये बात आरजेडी पे भी लागू होती है, जेडीयू पे भी और कांग्रेस पे भी, जैसी स्थितियां आज हैं। अब होता क्या है कि नीतीश कुमार का, हालांकि वो एनडीए में है, बीजेपी के साथ सरकार बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मुसलमान वोट देने में उसको कोई बहुत परेशानी नहीं है। परेशानी यह है कि भाई बीजेपी के साथ है, लेकिन ऐसी परेशानी नहीं कि इनको तो हम वोट नहीं देंगे या जनता दल यू को तो हम वोट नहीं देंगे। वो नीतीश कुमार अपनी इस तरह की इमेज बनाने में और उसको करने में सफल रहे हैं अभी तक। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार पे एक तो नीतीश कुमार का प्रेशर है, क्योंकि वो वोट भगेंगे, और नीतीश कुमार का जो टोटलिटी में जो माहौल बनाते हैं वोट के लिए, उनके अपने वोट तो बहुत उतने नहीं होते हैं, लेकिन ये मुस्लिम वोट, उनका जो अपना वोट है, बैकवर्ड कास्ट के कुछ वोट, इन सबको मिलकर एक माहौल बनता है। तो अगर उसमें वो आप बिल्कुल ही मुस्लिम मतदाता को बाहर कर दीजिएगा तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी मिलके की तरफ से इस तरह का प्रेशर आ रहा है। अब आज क्या हुआ है कि किन्हीं भी कारणों से बीजेपी एक बात में तो सफल हो गई है, उसने वक्फ के नाम पे कम से कम मुस्लिम जनमानस में एक कुछ ये पैदा कर दिया कि उनके साथ जाती हो रही है। और उसी के विरोध में आज ईद की नमाज में देश के प्रमुख शहरों में, प्रमुख मस्जिदों में एक काली पट्टी वहाँ पे बांध के एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट नमाज पढ़ी गई है ईद की। तो ये कोई कम चीज़ नहीं है, ये एक बड़ी बात हुई है। एक और जो मेरे हिसाब से जो एक बड़ा फैक्टर बिहार इलेक्शन से, मेरी अपनी समझ में उससे बड़ा फैक्टर है, स्टैलिन साहब का डिलिमिटेशन की बात को लेकर के, जो वो एक दक्षिण भारत में एक माहौल बना रहे हैं, नॉन बीजेपी और दक्षिण के राज्य और उत्तर के राज्य फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं कि भाई आप किस तरह से हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म कर रहे हैं, राज्यों की स्वायत्ता को कम कर रहे हैं, वो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं काम कर रही है। क्योंकि उन्होंने इस बात को डिलिमिटेशन से शुरू किया था, लैंग्वेज वाले जो 3 लैंग्वेज फार्मूला उससे शुरू किया था, और अभी उन्होंने बहुत ही मैं ये कहूँगा चतुराई कह लीजिए या बहुत ही कुशल राजनीति के लॉन्ग टर्म खिलाड़ी होने के तौर पे एक बैठक बुलाई,
उस बैठक में सब नॉन बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, दक्षिण के चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, और वहाँ पे उन्होंने वक्फ को सामने रख के एक सर्वदलीय यूनानिमसली पहले बैठक बुलाई, उसके बाद फिर विधानसभा में गए और विधानसभा में उन्होंने बीजेपी को छोड़ के बाकी AIADMK जो उनका सबसे घोर विरोधी है, इन्हीं दोनों के बीच कोई ना कोई सरकार बनती है, उनकी सहमति के साथ एक रेजोल्यूशन पास करा लिया विधानसभा में। तो ये काम तो उन्होंने बिल्कुल अपनी ठीक से अपनी व्यू रचना वो कर रहे हैं। एक तो वो दक्षिण के राज्यों को एक साथ इकट्ठा कर दे रहे हैं, दूसरा वो नॉन बीजेपी राज्यों को भी टारगेट कर रहे हैं। नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट जो है वो मतलब उड़ीसा में गए हैं, वो वेस्ट बंगाल वालों से बातचीत कर रहे हैं, BRS से बातचीत कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब वो दक्षिण को तो एक जगह लामबंद कर रहे हैं, एक कारण और कहा जा रहा, और इसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा बैकफुट पे आना ही पड़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा इमोशनल मुद्दा है जिसपे सब लोग एक साथ अगेंस्ट बीजेपी जुट सकते हैं। एक बात और है इंटरनेशनल प्रेशर की भी। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सी पेपर में रिपोर्ट्स आई हैं, वहाँ पे अमेरिका में जो मोदी जी की जो पॉलिसी है उसको ठीक से नहीं, उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। क्योंकि मोदी जी का 2005 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2005 या 2006 में का इन्होंने अप्लाई किया था एक डिप्लोमेटिक वीज़ा के लिए, वो डिनाई हुआ था, और डिनाई होने के साथ साथ जो इनके पास ऑलरेडी B1 B2 वीज़ा थे, जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो भी इनका निरस्त कर दिया था अमेरिकन सरकार ने, ये कहते हुए कि ये जो रिलीजियस मामला करते हैं उसको लेकर। तो अभी शायद उसी प्रेशर में अब फिर से रिपोर्ट आ रही हैं। दूसरी तरफ गल्फ में आप जाते खूब हैं, वहाँ पे अब साफ हो गया है कि UAE के जो अबू धाबी के जो मतलब वहाँ के किंग हैं और जो प्रेसिडेंट हैं, उनके छोटे भाई अडानी जी के साथ काफ़ी बिजनेस करते हैं। तो वहाँ का भी एक प्रेशर है गल्फ का कि भाई आप इतना मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब इसको कहते हैं ना 180 डिग्रीज वापस पलट के अब सौगातें मोदी दे रहे हैं। ईद में मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। तो इसका देने का माने क्या है? देने का माने यह है कि कहीं ना कहीं से सिग्नल आया है कि भाई आप इस तरह का करिए, भले ही यहाँ पे आप गाली देते रहें, लेकिन बाहर वाले को दिखाना होगा कि हम तो देखिए साहब सौगातें मोदी और क्या क्या करते हैं। मुझे एक और कारण लगता है, ऑफ लेट धीरे धीरे जिसको मैं देख सकता हूँ, मुस्लिम पूरी तरह से एलिनेटेड हैं बीजेपी से, बीजेपी को वोट नहीं, और वो मुस्लिम आज की तारीख में काफ़ी कुछ कांग्रेस के साथ अलाइंड हैं। ये मेरी एनालिसिस है, जैसा मुझे दिख रहा है। उसी तरह से जो दलित वोटर है देश का, वो काफ़ी हद तक अब बीजेपी को छोड़ना, मतलब वो पहले तो BSP या इस तरह के दल थे उत्तर प्रदेश में, वहाँ पासवान साहब थे, या जो दलित पॉलिटिक्स करते थे कुछ, वो एक बार फिर से अपनी जगह तलाश रहा है, और उस जगह तलाशने में वो कांग्रेस का ऑप्शन भी देख रहा है, वो दूसरे दलों का भी ऑप्शन देख रहा है। लेकिन अगर दलित और मुस्लिम धुरी बन गई तो ये अनबीटेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये शायद अब धीरे धीरे दलितों को भी समझ में आने लगा है। तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर दलित और मुस्लिम एक धुरी पे आ जाते हैं तो फिर ये अनस्टॉपेबल होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और तभी शायद इनको न्याय भी मिल पाए। जिस सामाजिक न्याय जिसकी बात ये करते हैं, भाई बस आज़ादी को 75 साल हो गए और 78 साल हो गए, लेकिन वो शायद तभी मिलेगा जब इनके पास ये दलित और मुस्लिम मिलके एक क्रिटिकल मास बना के एक फोर्स बनते हैं। एक चीज़ और हो रही है जो मेरे हिसाब से, इनके जो अपने सहयोगी दल हैं वो भी आंख दिखा रहे हैं, वो भी अनकंफर्टेबल हैं। चिराग पासवान 5 MP की पार्टी, जयंत चौधरी 2 MP की पार्टी, वो भी 5 और 2 तब जब बीजेपी इनके साथ है, बीजेपी ने सपोर्ट किया है। लेकिन चिराग पासवान भी अब ये सार्वजनिक मन से कहते हुए चले आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है, ये सब जो इसका कोई माने नहीं है, और इस समय चीज़ें और हैं, देश के सामने समस्याएं, और ये जो लोग कर रहे हैं, और ये भी कहे मेरे जो सहयोगी दल कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। उसी तरह से मैं ये सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूँ, जयंत चौधरी जो उत्तर प्रदेश से जीत गए हैं, केवल 2 MP हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये भाई ठीक नहीं है, और वो तो ऑलवेरियन कुछ पॉलिसी की बात है। जॉर्ज ऑरवेल की किताब है 1984 एनिमल फार्म, जिसमें आप उसको पढ़ने लगे ना तो आपको बिल्कुल मोदी जी का अक्स जो है वो सामने दिखाई देने लगेगा। कैसे बिलबोर्ड्स में सब जगह जहाँ निकलिए मोदी मोदी, जहाँ निकलिए, जो जॉर्ज ऑरवेल की किताब में बताते हैं कि किस तरह से वो जो तानाशाह है वो
अपनी हुकूमत को किस तरह से चलाने की कोशिश में रहता है। मुझे एक दो चीज़ें और ये रहती है कि ये जो नफ़ा नुकसान के अगर इसको तराजू पे रखा जाए कि इससे भाजपा का फ़ायदा है कि नुकसान है, तो मेरे हिसाब से दो चीज़ें हैं कि एवरेज हिंदू या किसी भी हिंदू को, मैं भी हिंदू, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, वक्फ बिल आए रहे ना आए तब भी क्या फ़र्क, चला जाए तब भी क्या फ़र्क। और जो मैं जिस समाज में उठता बैठता हूँ उस समाज में भी एक बहुतायत लोगों का ये मानना है कि इस वक्फ बिल से उस हिंदू को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब किसको फ़र्क पड़ेगा? मुसलमानों में भी 99% मुसलमानों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो तय है। अब किसको फ़र्क पड़ेगा? भक्त लोगों को फ़र्क पड़ेगा मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए। वो जो सैडिस्टिक प्लेजर होता है उसी की राह पे ये है कि भाई अगर इस तरह की बात होती है तो मुसलमानों को दिक्कत होती है, तो भक्त लोगों को कहीं ना कहीं उस पर खुशी मिलती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कुछ हिंदू को एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। वक्फ का हो गया तो ज़मीन उनको आपको मिल जाएगी, अभी भी वो काफ़ी ज़मीनें सरकारी ऑफिस चल रहे हैं, बहुत सी ज़मीनों पे हिंदू भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। एक कारण और भी है, मतलब मैं कुछ कारणों पे जो, और सबका कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ है कि शायद वक्फ को आगे बढ़ा रहे हैं। आरएसएस का जो निर्णय हुआ था, आरएसएस का जो विमर्श चल रहा है वो बिल्कुल क्लियर है कि हर मंदिर में अगर आप मस्जिद मत ढूंढिए, ये ठीक नहीं है, उसको ढूंढने से परहेज़ करिए। हालांकि वो हिंदू, सारी फिलॉसफी विचारधारा उनकी है, लेकिन जिस ढंग से मोदी जी मतलब किसी को गिरफ्तार कर लो, किसको कर लो, वो उसके बहुत हिमायती नहीं होते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो एंटी मोदी फोर्सेस हैं या जो एंटी बीजेपी फोर्सेस हैं या जो एंटी आरएसएस फोर्सेस हैं, वक्फ बिल उनको एक जगह जोड़ने में कामयाब हो गया है। मतलब जो एंटी मोदी, एंटी आरएसएस की विचारधारा, एंटी बीजेपी, इस तरह के जो लोग हैं, उनको एक स्थान मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे वो जाके एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं। एक मोदी जी की तरफ से और है, मोदी जी और अमित शाह को है कि ये जो जितना हिंदू मुस्लिम वक्फ बिल, इसका फ़ायदा मोदी जी से ज़्यादा योगी जी को हो रहा है। और इस समय मोदी जी और अमित शाह को ऐसा लगता है कि योगी जी का स्टेचर ना बढ़े, नहीं तो वो तो ऐसे ही रेस में आगे हैं, फिर और आगे हो जाएंगे। तो वो भी एक कारण है मेरे हिसाब से इस वक्फ बिल को आगे पोस्टपोन करने का। और चंद्रबाबू नायडू का प्रेशर है ही, वो तो बता ही दिया, क्योंकि तमिलनाडु में 5% मुस्लिम आबादी, आंध्र प्रदेश में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9% करीब मुस्लिम आबादी। अब इस सब मुस्लिम आबादी के लिए, लेकिन वो लार्जर क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं जिसमें उनको लग रहा है कि अगर वो इस समय, नायडू जी की दिक्कत क्या है, नायडू जी की दिक्कत ये हो रही है कि स्टालिन ने लीड ले ली है। अब उन्होंने कहा कि भाई आओ इस पे, जो नहीं आ रहा है उसको ये माना जाएगा कि देखिए ये साहब तो हम लोग के कॉज के, हम लोग के जो मुद्दे थे उनके साथ खड़े नहीं हुए। तो इसलिए किसी भी एवरेज मुसलमान को, जिसने देखा हो वो सब कष्ट कैसे हो, दिक्कतें हैं, वो शायद मेरे ख्याल में इस वाले मुद्दे पे एक जगह, मतलब योगी जी के अगेंस्ट तो वो खड़ा ही हो रहा है, और जो भक्त लोग हैं वो योगी जी के साथ रैली कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे रैली कर रहे हैं बनिस्बत अमित शाह या तो योगी जी का स्ट्रेचर भी बड़ा होता जा रहा है। तो ये उनको लग रहा है कि ये तो केवल वक्फ का जो बिल है ये केवल लॉस है, विन 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 नहीं है, लूज है। तो इसलिए इसको थोड़ा आगे कर देना ही ठीक है। और प्रेशर तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी होगा, क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा है कि अगर ये आ गया तो मुस्लिम जो उनको जो भी परसेंटेज वोट मिलता हो या जो भी उनकी गुडविल हो, वो उनके हाथ से पूरी तरह से वो गुडविल निकल जाएगी और मुसलमान वोट निकल जाएगा। तो फिलहाल के लिए वक्फ बिल पे ये अर्धविराम है, पूर्ण विराम भी नहीं है। उम्मीद यही है कि 4 तारीख तक वक्फ बिल नहीं आ रहा है। भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि वक्फ बिल के जो कुछ चीज़ों में दिक्कत थी कि भाई जो बाकी चीज़ें ठीक है वो डिजिटाइज कर दे रहा है, वो अच्छी बात है, रेंट एग्रीमेंट्स नए बन जा रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों को ज़रूर पुराने की कोई भी बिल हो जाए उसको एक रीलुक होने में कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।